हेलो फ्रेंड, इससे पहले के वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को देख लिया था। उसका जितना भी धारा है उसके अंदर और उसमें जितने भी प्रोविज़न दिए गए हैं, जितने भी प्रावधान दिया गया है और किस किस कंडीशन में दिया गया, किन किन शर्तों के साथ दिया गया, वो भी हमने देख लिया अच्छी तरह से। अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो आपको ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी और आपको जो भी वहाँ पे डाउट था वो आपको ये क्वेश्चन आंसर में आपको वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वरना जो उसमें क्या है कि ये अधिनियम जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन ये हमें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन आपको सीधा पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जबकि अगर सिलेबस की बात करें तो अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने के बाद सिर्फ पूरा बुक पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिलेबस में मेंशन है। मतलब एक पूरा बुक पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलता है और ये एक पूरा एक टॉपिक में 5 क्वेश्चन मिलता है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें ज़्यादा वेट देता है, ज़्यादा वेटेज इसका मिलेगा हमको एग्ज़ाम में। इसलिए हम अगर इस पे ज़्यादा फोकस करें तो इसमें हम मार्क्स अपना आराम से सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये धारा है, बहुत सारे धारा दिए गए हैं, उसके बाद धारा में अंदर में उसका प्रोविज़न दिया गया हुआ, इसलिए उसको वहाँ पे समझा है हमने। फिर भी अगर कहीं सारा डाउट रह गया होगा तो वो जो आपका है ये क्वेश्चन आंसर में आपको वो आज पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले वाला वीडियो को जाकर देखिए या इससे पहले चीज़ को अगर पढ़ा है तभी आप इसको कीजिए, वरना आपको ये उतना अच्छा से ये समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला है ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? पारित हुआ कब हुआ? यहीं पे लिखा हुआ है, ये है 1908 में हुआ है। ठीक है, 1908 में ये पारित हुआ है। अब अगला देखते हैं, इसमें देख लीजिए ये 1908 में पारित हुआ, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम वर्ष 1908 में पारित किया गया। यह 11 नवंबर 1908 से झारखंड राज्य के छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी व दक्षिणी तथा कोल्हन प्रमंडल के क्षेत्र में लागू हुआ। ठीक है, ये है उस दिन से ये लागू हुआ है। ठीक है, किस किस क्षेत्र में ये याद रखिएगा, छोटा नागपुर प्रमंडल में और पलामू प्रमंडल में, पलामू उत्तरी प्रमंडल में भी और दक्षिणी में भी, और कोल्हन प्रमंडल क्षेत्र में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? ये कितने हैं उसमें हमने पहले पढ़ा था, कल वाला वीडियो में हमने पढ़ा था। वह है 19 अध्याय व 271 धाराएं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें 19 अध्याय व 271 धारा है। 11 नवंबर 1908 से लागू छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट मतलब खाका किसने तैयार किया है? ठीक है, किसने तैयार किया था? ये होगा जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ठीक है, देख लेते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट अर्थात खाका जॉन एच हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की स्वीकृति या मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कौन सी अधिनियम के द्वारा लाया गया था, तो उसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया, कब किया गया? इसका होगा 1920 में, पहली बार 1920 में संशोधन किया गया है। इसमें पहली बार 1920 में संशोधन किया गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि के संबंधी विवादों का समाप्ति, जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों का रक्षा, जनजातीय विद्रोह को नियंत्रण करना। ये कौन सा है इसमें? और दूसरा है जनजातियों को भूमि से बेदखल करना। ये बेदखल करना ये गलत है, बाकी जो है ये ख सही होगा। 1 2 3 ये इसका सही है। देख लेते हैं, छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम 1908 का मुख्य उद्देश्य रैयत व जमींदार तथा रैयत व रैयत के मध्य भूमि
संबंधी विवादों का निपटारा, जनजातीय के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के साथ साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो रहे जनजातीय विद्रोहों को नियंत्रण करना था। किंतु जनजातियों को भूमि से बेदखल करना इसका उद्देश्य नहीं था, इसलिए वो गलत स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा खेती के लिए तैयार की गई है वो क्या कहलाता है? अगर इससे पहले वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ये याद है, वहाँ पे हमने बार बार इस पर जोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है कोडकर कहलाता है। ठीक है, कोडकर कहलाता है। अब छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा 3 में कोडकर को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह भूमि जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो, साथ ही जो भूमि पहले जंगल, बंजर या अनजूती थी तथा खेती के लिए अयोग्य हो गई हो और जो भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा खेती के लिए तैयार किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कोडकर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार कृषि वर्ष से आशय है। पिछले वीडियो में हमने इसको अच्छा से डिस्कस किया था, देख लीजिए। ऐसा वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि परियोजनाओं के लिए प्रचलित हो और जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। ये सही है। अगला है जहां राज्य सरकार भूस्वामी हो वहां 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। ये भी सही है। दोनों हमने देखा था, ये दोनों सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 3(1) में कृषि वर्ष को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रयोजन के लिए प्रचलित हो, ऐसा कृषि वर्ष उस तारीख से प्रारंभ और समाप्त माना जाएगा जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। साथ ही जहां राज्य सरकार भूस्वामी हो वहां 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वर्ष कृषि वर्ष समझा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जोत से अभिप्राय है क्या है? देख लेते हैं। ये रैयत द्वारा धारित भूमि भूखंड। अगला है भूस्वामी द्वारा धारित भूमि। अगला है जमींदार द्वारा धारित भूमि। उससे अगला है सरकारी भूमि। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा रैयत द्वारा धारित भूमि या भूखंड। देख लेते हैं इसमें। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 3 के अनुसार जोत के आशय किसी रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड से है जो पृथक काश्तकारी की विषय वस्तु हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भूस्वामी से आशय है वह व्यक्ति जो लगान की वसूली करता है, जो लगान निर्धारित करता है, वह व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकारी भूमि धारण करता है, जिसने सरकार से ज़मीन प्राप्त की है। ठीक है, इसका आंसर होगा वह व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है। देख लेते हैं इसका इन्फॉर्मेशन। ये इस अधिनियम के तहत भूस्वामी से अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति से है जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है। ठीक है, काश्तकार भूमि धारण करता है। भूस्वामी के अंतर्गत सरकार भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वो व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है तथा उसका लगान भी चुकाता हो कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो काश्तकार कहलाता है। ठीक है, वो काश्तकार कहलाता है। देख लेते हैं यहाँ पे। इस अधिनियम धारा 3 के अनुसार काश्तकार से आशय है ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति, भूस्वामी, सरकार आदि के अधीन भूमि धारण करता हो और साथ ही उस भूमि का लगान भी उसी व्यक्ति को भुगतान करने हेतु दायी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त संबंधित है किससे? कहाँ पे है? देख लेते हैं। चाईबासा, अगला है जमशेदपुर, अगला है सरायकेला खरसावां, अगला है खूंटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरायकेला खरसावां। देख लेते हैं अब इसके बारे में थोड़ा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 3 में स्थायी बंदोबस्त को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार स्थायी बंदोबस्त 1793 का संबंध झारखंड के राज्य सरायकेला खरसावां क्षेत्र से है। इसको हमने पिछले वीडियो में उसको अच्छा से डिटेल में समझा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं, चल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल शामिल है, ये हमने देखा था, ये है, ये बिल्कुल सही है। स्थायी भूधृति से आशय है वो भूधृति जो वंशगत है लेकिन सीमित समय के लिए धारित नहीं है। अगला, भूधृति से आशय भूधारक का हित और उसके अंतर्गत वो भूधृति आती है, किंतु मुंडारी खुटकट्टीदार कष्टकारी नहीं आती। अगला देखते हैं, इनमें से कोई नहीं है, ये जो है इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब के सब जो है ये सही है। हमने एक एक करके सबको देखा था पिछले वीडियो में जब हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पढ़ा था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके अंतर्गत धारा 3 में परिभाषित उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें जो धारा 3 में जितना भी परिभाषाएं दिया हुआ है, हमने ये भी कहा था कि परिभाषा जो है वहाँ से डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वो परिभाषा हमें याद होना चाहिए। अपना परिभाषा से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्जाम में, जो परिभाषा वहाँ दिया हुआ है उसी का माननी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम मुखिया के अंतर्गत शामिल है किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, सही है। मानकी या प्रधान या मांझी, सही है। ठेकेदार या इजारादार, सही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा क्योंकि हमने पहले देखा था। देख लेते हैं आगे। इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई ग्राम मुखिया की परिभाषा से अभिप्राय है किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया इसकी मानकी, प्रधान, मांझी या आदि नामों से भी जाना जाता हो। ठीक है, वो सब इसमें शामिल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं, काश्तकारी का वर्ग अध्याय 2, ये सही है। भूधारक अध्याय 5, ये गलत है। ठीक है, ये गलत होगा, ये हमारा आंसर है, वरना ये भी देख लेते हैं। अधिभोगी रैयत, ये 4 हमने देखा था इससे पहले वीडियो में। अधिभोगी रैयत का अध्याय 6, ये भी सही है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, जो आंसर है हमारा ये गलत है, 5। देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये इसमें भूधारक के संबंधित प्रावधान अध्याय 3 में दिया गया है। ठीक है, जबकि अध्याय 5 में क्या दिया है, अध्याय 5 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत से संबंधित है। ठीक है, अध्याय 5 में खुटकट्टी से है संबंधित, और ये अध्याय 3 में दिया हुआ है, भूधारक का अध्याय 3 में दिया गया है, और बाकी सब तो सही है क्योंकि हमने पहले बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसको हमने कल ही देखा था, किस धारा में दिया गया है, हम लोग डिटेल में देखा था। इसका जो दिया हुआ है, इसका धारा 6 में दिया गया है। ठीक है, इसका थोड़ा देख लेते हैं। इस अधिनियम की धारा के 6 के अनुसार रैयत से आशय ऐसा व्यक्ति है जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्य या भाड़े के सेवकों या तो मतलब मजदूर आदि की सहायता से खेती करने हेतु भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया है, किंतु रैयत के अंतर्गत मुंडारी, ये होगा खुटकट्टीदार होगा, मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आते। ठीक है, ये है रैयत के अंतर्गत, ये जो है रैयत के अंतर्गत ये मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आते, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान में कमी करने के लिए अधिकृत है। ये जो हमने पहले देखा था कल, ये डिप्टी कमिश्नर के पास है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के पास ये है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 का, ठीक है, धारा 33 का, इस धारा को हमने इससे पिछले वीडियो में समझा था। ठीक है, इसके अधीन वर्णित आधारों पर उपायुक्त मतलब डिप्टी कमिश्नर अधिभोग जोत के लगान में कमी कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बंदोबस्त रैयत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है। कल हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने देखा था, इसका जो है धारा 17 में किया गया है। इसका थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। इस अधिनियम की धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या अन्य रूप में रैयत के रूप में
लगातार 12 वर्षों तक धारण किया हो उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। इसको हमने इससे पहले वीडियो में भी देखा था, ठीक है। इसलिए पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा, तो फिर आपको ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और आपको इससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप हर एक क्वेश्चन इसका कर लेंगे और आप अपना जो 5 क्वेश्चन जो है इसमें वो अपना सिक्योर कर लेंगे। आपको 5 क्वेश्चन कहीं से ये छूटने वाला नहीं है, इसीलिए दोनों देख लीजिए, उसको देख लीजिए फिर इसको देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 क के अधीन किन आधारों पर उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है? देख लेते हैं। यदि रैयत की जोत जमीन की मिट्टी बिना उसकी गलती के बालू का संचयन या जल प्लावन या अन्य आकस्मिक कारण से अपकृष्ट मतलब खेती के लायक नहीं हो। दूसरा ऑप्शन है यदि भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था करने में असफल रहा हो। अगला है मुख्य खाद्य फसल के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आया हो। अगला है उपरोक्त सभी आधारों पर। तो इसका आंसर जो होगा ये उपरोक्त सभी पर होगा, क्योंकि हमने कल इसको इससे पहले वाला वीडियो में देखा था, ठीक है। देख लेते हैं। ये इस अधिनियम के धारा 33 क के तहत उपायुक्त रैयत की जमीन अपकृष्ट हो जाने, जमींदार द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने में असफल रहने, मुख्य खाद्य फसलों के स्थानीय मूल्य में गिरावट आ जाने तथा रैयत द्वारा लगान के लिए निर्धारित भूमि से कम भूमि धारण करने की स्थिति में लगान की दर में आवश्यकता अनुसार कमी कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन रैयत के प्रकार हैं? ठीक है, पहले देखते हैं। ये खुदकट्टी होगा, खुदकट्टी अधिकार, ये सही है। अधिभोगी, ये भी सही है। अनाधिभोगी रैयत, ये भी सही है, कल हमने देखा था। ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रैयत की चर्चा की गई है। अध्याय 4 में अधिभोगी रैयत, अध्याय 5 में ये खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत तथा धारा 6 के अंतर्गत अनाधिभोगी रैयत के संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनाधिभोगी रैयत की बेदखली से संबंधित प्रावधान है, किसमें दिया हुआ? कल हमने देखा था। देखते हैं। धारा 40, धारा 41, उसके बाद धारा 44 या धारा 46। इसका आंसर जो होगा धारा 41 सेक्शन 41, कल हमने देखा है इसका वीडियो में, ठीक है। देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 में अनधिभोगी रैयत की बेदखली से संबंधित दिया हुआ है, ठीक है। विभिन्न आधारों की चर्चा की गई है इसमें। धारा 41 में विभिन्न आधार की चर्चा की गई, ठीक है। इन आधारों में क्या है? लगानों के बकाया का भुगतान निर्धारित समय अवधि में करने में असफल रहने पर, या भूमि का उपयोग स्थानीय रूढ़ि या प्रथा द्वारा प्राधिकृत रीति से अलग रूप में करना, अधिनियम के अधीन संगत शर्तों के उल्लंघन की दशा में, रेस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि के बीत जाने पर तथा लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिए जाने पर अनाधिभोगी रैयत को उसकी जोत से बेदखल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग का बंधक या पट्टे द्वारा अंतरण कितने समय के लिए कर सकता है? कल हमने देखा था इससे पहले वीडियो में, ये 5 वर्ष। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के 46 के तहत एक रैयत अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग के अपने अधिकार का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को बंधक या पट्टे द्वारा अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस या विवक्षित मतलब इम्प्लाइड रूप में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए कर सकता है। इससे अधिक किसी भी हद तक का अंतरण विधि मान्य नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को कितनी समय अवधि के लिए भुगतबंद कर सकेगा? ठीक है, ये हमने कल देखा था। अगर कल आपने देखा होगा कल का वीडियो, तो उसमें आपको याद होगा ये जो है ये 7 साल से ज़्यादा नहीं कर सकेगा, ठीक है।
देख लेते हैं इसका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के 1908 की 46 धारा के अनुसार कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भी भाग को 7 वर्ष के अधिक तक के लिए भुगतबंद बंधक कर सकता है, मतलब ये गिरवी रख सकता है, 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं रख सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46(3) क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति का नहीं हो तो ऐसे सभी वादों में कौन आवश्यक पक्षकार होगा? तो इसका आंसर होगा ये उपायुक्त। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, देख लेते हैं। इस अधिनियम के धारा 46(3) क के तहत उपायुक्त मतलब डिप्टी कमिश्नर उन सभी मामलों में आवश्यक पक्षकार होगा जिसमें एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, नॉन एसटी हो। उसमें कौन करेगा पक्षकार? इसका रहेगा ये उपायुक्त रहेगा, डिप्टी कमिश्नर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भुगतबंद कर सकता है जो क्या है इसका ऑप्शन? बिहार या उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 के तहत 1879 के अधीन पंजीकृत हो, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अधीन पंजीकृत हो। तो इसका आंसर होगा, ये हमने देखा था इससे पहले वीडियो में, वो है बिहार उड़ीसा के सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) ख के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भुगतबंद बंधक कर सकता है जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। ऐसे भुगतबंद बंधक की अधिकतम अवधि 15 वर्ष तक हो सकती है। ये याद रखिएगा, ये हमने कल देखा था। 5 वर्ष का था, एक 7 वर्ष का था, एक 15 वर्ष का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत मतलब बंधककर्ता अपनी जोत या उसके किसी भाग को यदि बंधकदार बिहार उड़ीसा सहकारी समिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समिति हो तो वो जोत भुगतान की बंधक की अवधि होगी, अभी हमने देखा वो 15 वर्ष होगी। ठीक है, 15 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, उसका देख लिया हमने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कौन सी धारा न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगा सकता है? इसका है धारा 47, हमने कल देखा था। ठीक है, देख लेते हैं इसका। इसमें क्या है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत की जोत में अधिकार विक्रय के लिए ना तो कोई डिक्री या आदेश पारित किया जाएगा और ना ही ऐसे किसी अधिकार का किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय किया जाएगा, परंतु इस धारा के अंतर्गत कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, वो अपवाद हमने कल देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 47 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। न्यायालयीय आदेश के अधीन किसी जोत में रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध, लगान के बकाये की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में किसी जोत का विक्रय किया जा सकेगा। इस धारा का कोई बात 1 जनवरी 1903 के पूर्व किसी जोत के विक्रय के लिए पारित डिक्री के निष्पादन पर लागू नहीं होगा। इसमें सभी के सभी सही है। ठीक है, इसमें हमने देखा था, अभी देख लेते थोड़ा। इसके जो अंतर्गत धारा 47 के अंतर्गत सामान्य अवस्था में न्यायालयीय आदेश के अधीन किसी जोत में रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, किंतु इसके कुछ अपवाद है, जैसे लगान के बकाये की वसूली के लिए न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में किसी जोत का विक्रय किया जा सकता है। इसी प्रकार 1 जनवरी 1903 के पूर्व किसी जोत के विक्रय पर यहाँ अनुबंध लागू नहीं होगा इत्यादि। ये सब जो अपवाद है कल हमने इससे पहले वाला वीडियो में देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं इसका।
पहला है ये धारा 46 क रैयतों द्वारा जोतों के अंतरण पर प्रतिबंध, ये सही है। और ये जो है धारा 48 ये भूधृति के विषय पर प्रतिबंध। धारा 48 क भूहरी भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध। और धारा 47 रैयतों पर उनकी जोत के विक्रय का अधिकार। ये जो है ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है इसमें। ये धारा 46 में क्या है, रैयतों द्वारा जोतों के अधिकार के अंतरण, ये हमने देख लिया, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, धारा 47 जो है ये है न्यायालयीय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, और दूसरी ओर जहाँ धारा 48 भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है, वहीं धारा 48 का भूहरी भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध आरोपित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, छोटा नागपुर अधिनियम के कौन सी धारा लगान का भुगतान किस्तों में किए जाने की उपबंध करती है? इसका हमने कल देखा था, ये है धारा 52। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। धारा 52 के अनुसार किसी खरीदारी द्वारा भुगते नगद लगान कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाले 4 समान किस्तों में भुगते होगा। ठीक है, 4 किस्तों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? किस नीति से किया जाएगा देख लेते हैं पहले। माल कचहरी से किया जाएगा, डाक मुद्रा देश द्वारा किया जाएगा, बैंक में चालान द्वारा, नगद या रूप में किया जा सकता है। बैंक में चालान द्वारा या नगद के रूप में किया जा सकता है, तो इसमें उपरोक्त सभी में किया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। इस अधिनियम के धारा 53 के अनुसार किसी अभिधारी द्वारा लगान का भुगतान माल कचहरी में या ऐसे स्थान में जहां ऐसी भूमि का लगान प्रायः भुगताई देकर अथवा लगान की रकम भूस्वामी को डाक मुद्रा देश द्वारा सीधे या उपायुक्त के माध्यम से भेजा जा सकता है। लगान का भुगतान बैंक चालान या नगद के रूप में भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के अंतर्गत लगान की बकाया राशि पर अधिकतम किस दर से ब्याज वसूला जा सकता है? ये हमने कल देखा था, इसका जो है ये 6.25% है, 6.25%। ठीक है, इसका हमने कल देखा था, आपने अगर देखा होगा तो उसमें देखा। ठीक है, 6.25% का इसमें ब्याज लिया जा सकता है, साधारण ब्याज लिया जा सकता है। ठीक है, धारा 58 के तहत लगान का बकाया को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लगान की ऐसी कोई किस्त जिनका भुगतान जिस दिन किया जाना तय हो उस दिन सूर्यास्त से पूर्व भुगतान ना की गई हो अथवा जिस कृषि वर्ष में देय हो। ठीक है, उस कृषि वर्ष के अंत में भुगतान ना की गई हो तो उस लगान को बकाया समझा जाएगा और उस पर प्रतिवर्ष कितना लगाएगा अधिकतम? इसमें लगाएगा 6.25%। अगला देखते हैं 32, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 64 के तहत किसकी पूर्व अनुमति से भूमि का कोड़कर में संपरिवर्तन किया जा सकेगा? ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या है। अंचल अधिकारी, अगला है ये उपायुक्त, आयुक्त, और इनमें से कोई नहीं, ये उपायुक्त है। ठीक है, इसका हमने कल देखा था। धारा 64 के तहत किसी ग्राम के निवासी प्रत्येक कृषक को या भूमिहीन श्रमिकों को उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 66 के तहत किस प्रकार की भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? देख लेते हैं। बगीचा, कृषि बास भूमि, और लास्ट में कौन सा है? ये इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं है, किसी को नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के धारा 66 के अनुसार किसी कृषक को किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जा वाले किसी बगीचे, कृषि भूमि या बास भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इसका होगा धारा 63 का। ठीक है, हमने कल देखा था। अब देखते हैं इसका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 क तथा 63 क में बंजर भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं और इस धारा के अनुसार राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे या अमलनामा द्वारा किया जाएगा। पट्टा या अमलनामा की 2 प्रतियां तैयार की जाएगी, जिनमें से एक प्रति संबंधित रैयत को तथा दूसरी प्रति जिले के उपायुक्त। ठीक
ठीक है, डिप्टी कमिश्नर को दी जाएगी। और धारा 63 ख में इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि बंदोबस्त किए गए बंजर भूमि पर अगले 5 वर्षों तक खेती ना की जाए अथवा उसका उपयोग कानून वर्णित उद्देश्यों से अलग रूप में किया जाए तो उपायुक्त ऐसी बंदोबस्ती को अपास्त करने और ऐसे भूमि का पुनः बंदोबस्त करने का स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में काश्तकारी को बेदखली का प्रावधान है? इसका होगा धारा 68। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम के धारा 68 के तहत कहा गया है कि किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के निष्पादन के सिवाय काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। अब 36 देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर से आशय है, कौन सा है? बंजर भूमि की बंदोबस्ती, काश्तकारी के लिए दी गई भूमि के अतिरिक्त भूमि या किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर तैयार किया जाना। ठीक है, तो ये जो है आंसर, ये हमारा सही आंसर है। कोड़कर भूमि से अभिप्राय है किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर खेती के लिए तैयार की गई भूमि। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के अनुसार उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने समय या वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? इसका कितना होगा? इसका होगा 4 वर्ष तक नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं, इसका 4 वर्ष तक इसका लगान में नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपबंधों के विरुद्ध अंतरित मतलब ट्रांसफर्ड भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य को कब्जा वापस दिलाने की शक्ति निहित है। किसको है? ये उपायुक्त को है। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 71 ख के तहत शक्ति दंड की सीमा होगी, कितना होगी? हमने देखा था कल, ये इसका होगा 3 वर्ष का कारावास और 1000 का जुर्माना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 ख के अनुसार यदि किसी भूमि का अंतरण धारा 46 के या किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन अथवा कपटपूर्ण तरीके से किया जाए तो ऐसे कार्य के लिए संलिप्त दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंडित किए जा सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 के अधीन राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने हेतु किसे आदेश दे सकती है? किसे दे सकती है आदेश? ये हमने देखा था, ये है राजस्व अधिकारी को आदेश दे सकती है। ठीक है, इस अधिनियम के धारा 82 के तहत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच कृषि कार्य हेतु जल के उपयोग या बहाव, चाहे वो किसी नदी, झील, तालाब या कुएं अथवा जलपूर्ति के किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाता हो, से संबंधित विवादों का निवारण समाधान करने हेतु उसका सर्वेक्षण करने हेतु राजस्व अधिकारी को आदेश दे सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 108, ये 108 होगा, 108 के अधीन अभिलेख का प्रकाशन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? इसको हमने इससे पहले देखा था, ये राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के आदेश से राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 107 के तहत भूमि से संबंधित अभिलेख तैयार करवाया जाता है तथा धारा 108 के तहत प्राप्त सभी अंतिम रूप से निश्चित प्रारूप में अभिलेख को प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूस्वामियों के विशेष अधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। कितना में दी गई है? इसको हमने इससे पहले वीडियो में देखा था, ये धारा 118 के अंदर में दी गई है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 की धारा 118 में भूस्वामियों की विशेष अधिकार युक्त भूमि को परिभाषित किया गया है। कोई भूमि भूस्वामी विशेष अधिकार युक्त भूमि है या नहीं, इसका
विनिश्चय राजस्व अधिकार द्वारा धारा 121 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जहां विवादित भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहां बाद संस्थित की अधिकारिता होगी। क्या होगी? ये होगी उस जिले या अनुमंडल में जिसमें विवादित भूमि का बृहत्तर भाग मतलब बड़ा हिस्सा पड़ता है, उसमें उसका अधिकार होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 138 के अनुसार यदि कोई विवादित भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों की सीमा के अंतर्गत स्थित हो तो वह स्थिति में वाद संस्थित किए जाने की अधिकारिता उस जिले या अनुमंडल के अंतर्गत होगी जहां विवादित भूमि का बृहत्तर भाग मतलब बड़ा हिस्सा स्थित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। धारा 170 के तहत उपायुक्त द्वारा किसी वाद के संबंध में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय का संबंध में क्या असत्य है? ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले उपायुक्त खुले न्यायालय में इसका निर्णय सुनाएगा, ये सही है, इसका हमने देखा था। निर्णय अंग्रेजी, हिंदी व संथाली भाषा में लिखा जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि निर्णय जो अंग्रेजी भाषा में होगा इसको हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। और ये भी सही है, निर्णय का कारण उल्लेख होगा, ये सही है। निर्णय सुनाने के समय उपायुक्त उस पर तारीख अंकित कर हस्ताक्षर करेगा, ये भी सही है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 170 के तहत उपायुक्त द्वारा दिए जाने वाली निर्णय खुले न्यायालय मतलब ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। उपायुक्त द्वारा निर्णय अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। और उसमें निर्णय का कारण लिखेगा तथा निर्णय की तिथि हस्ताक्षर भी अंकित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? इसका प्रावधान हमने देखा था पिछले वीडियो में, 215 में दिया गया है। ठीक, देख लेते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम के 215 में उपायुक्त आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार जहां वादग्रस्त राशि या दावा की गई संपत्ति का मूल्य 100 तक हो वहां उपायुक्त द्वारा पारित आदेश व निर्णय ही अंतिम होगा। जहां 100 रुपया तक है वहां पे उनका ही वो आदेश निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, जहां विवादग्रस्त राशि या दावा की गई संपत्ति का मूल्य 5000 तक हो तो वहां अपील न्यायिक आयुक्त के पास की जाएगी। अगला जो है ये जहां 5000 से अधिक मूल्य सभी मामले की अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। धारा 215 के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन सभी अन्य आदेश यदि उपायुक्त द्वारा पारित हो तो आयुक्त के पास, और यदि उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी द्वारा पारित किया हो तो उपायुक्त के पास, अथवा ऐसी अपीलों की सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी के पास अपील होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मुंडारी खुट कट्टीदार के विषय में विशेष उपबंध छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में दिया गया है? इसका हमने देखा था पिछले वीडियो में, ये 18 अध्याय में दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 18 में धारा 239 से 256 तक मुंडारी खुट कट्टीदार के विषय में विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया गया है। कहाँ किया गया है? ये 257 में किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के धारा 257 में संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त भूस्वामी हो तो कोई भी ऐसा कार्य जिसे इस अधिनियम के अधीन करने के लिए वो प्राधिकृत हो, ऐसा कार्य उन दोनों या उन सभी व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति निहित है, किसको है? ये है राज्य सरकार में है, राज्य सरकार के पास ये शक्ति निहित है। ठीक है, ये इस अधिनियम के धारा 264 के अनुसार अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बनाने का शक्ति राज्य सरकार में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या
खुदकटीदार को क्या होता है देख लेते हैं। ये पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार का अधिकार अपवर्जित है, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है और ये खुदकटीदार का अधिकार प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये का सही होगा, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार अपवर्जित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुदकटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे इस प्रकार का अधिकार से अपवर्जित मतलब एक्सक्लूड किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं दोस्तों, आज का 50वां नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869, इसको भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक था, पहले इसको पढ़ा था फिर 1908 वाला पढ़ा था। ठीक है, इसके अंतर्गत भूहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किनको किया गया, इसको देखा था हमने पिछला वीडियो, अगर दिखाया होगा तो आपने याद होगा, ये उड़ाव को किया गया था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये छोटा नागपुर काश्तकारी टेन्योर्स अधिनियम 1869 के अंतर्गत प्रयुक्त पद भूहरी रैयत की परिभाषा में उड़ाव को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने कर लिया है। इसको आप अच्छा से देख करके समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन करने के बाद हमने इससे जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब हमने वो दे दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी घुमा के पूछता है तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सके। और इसको अच्छा तरह से देख लीजिए। इससे पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए जो इससे पहले हमने बनाया था, उसमें पूरा एक्ट को हमने माइंड मैप बना करके उसको कवर किया था, जितना आसान हो सका था आसान से कवर किया था। फिर उसको जा करके इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन बनाया, 50 क्वेश्चन बनाने के बाद उसको एक रिवीजन भी हो गया। ये दोनों वीडियो अगर साथ में देख लेते हैं तो फिर आपको वो रिवीजन भी हो जाता है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट से, तो फिर वो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारे ये 5 क्वेश्चन इससे आना ये सिलेबस मेंशन है, तो हमको 5 का 5 क्वेश्चन हम आराम से कर सकें। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।